टॉपिक कवर होगा, दूसरा नंबर स्लाइड में जो टॉपिक कवर किया हुआ है वो है सिस्टम एनालिसिस, फिर है सिस्टम डिजाइन, उसके बाद है सिस्टम कंसेप्ट एंड एक्टिविटीज, फिर है एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम, लास्ट में है टाइप्स ऑफ अ सिस्टम। ये स्लाइड नंबर 2 में इतना टॉपिक के बारे में बताया हुआ है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं सिस्टम एनालिसिस क्या है। सिस्टम एनालिसिस में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, हम आपको बताए हुए थे पहले भी। एनालिसिस का मतलब ये होता है क्या, प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करना। तो वही चीज लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग and interpreting facts, identifying the problem and decomposition of a system into its component। अब इस लास्ट वाले पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जैसे हम बता रहे थे ना कि सिस्टम की बात करते हैं, जैसे कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन उसमें कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर में बहुत सारा इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट वर्क कर रहा होता है ना। जैसे बैंकिंग सिस्टम है तो बैंकिंग में भी बहुत सारा ब्रांच, उसका डिपार्टमेंट बटा हुआ है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट, सबको डिकम्पोज कर देना, ये किसका वर्क है, सिस्टम एनालिसिस का वर्क है। सिस्टम एनालिसिस में क्या होगा कि बड़ा सा एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर दिए छोटे छोटे प्रॉब्लम में, ये सिस्टम एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि सिस्टम एनालिसिस क्या है, तो आप सीधा सीधा ये कहिएगा कि सिस्टम एनालिसिस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है, या डिकम्पोज करते हैं किसी हायर लेवल एंटिटीज को लोअर लेवल एंटिटीज में। बस इतनी सी बात आपको बोलना है जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दैट इंप्रूव्स द सिस्टम एंड इंश्योर्स दैट all the component of a system work efficiently to accomplish their purpose। इसका क्या मतलब हुआ कि सिस्टम एनालिसिस जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेक्निक का यूज करते हैं। हम आपको बताए थे ना कि सिस्टम में आपको दो केसेस अराइज हो सकता है। पहला केसेस क्या हो सकता है कि आपके पास एक पहले से सिस्टम लगा हुआ है, उसी में कुछ चेंजिंग करना है, इंप्रूवमेंट करना है। दूसरा ये हो सकता है कि किसी नए सिस्टम को आप डेवलप कर रहे हो सकते हैं, है ना। ये दो केसेस आपके सामने में अराइज हो सकता है। वही चीज लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को आप यूज करते हुए पुराने वाले सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को क्या करना है, इनहांस कर देना है, ताकि वो प्रॉब्लम मेरा सॉर्ट आउट हो जाए। जैसे आप मोबाइल में भी करते हैं ना, टाइम टू टाइम अपडेट आता है, अपडेट में क्या करता है, एरर को फिक्स करता है या कुछ नया चीज को एड ऑन करता है ना। तो ये भी पार्ट हो जाएगा किसका, सिस्टम एनालिसिस का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट नंबर है सिस्टम डिजाइन। किसी को दिक्कत नहीं ना, दिक्कत होगा तो बोल देना हमको। नेक्स्ट नंबर है सिस्टम डिजाइन। सिस्टम एनालिसिस पार्ट में हम क्या बताया कि आइडेंटिफाई करते हैं किसको, प्रॉब्लम को, ये सिस्टम एनालिसिस का पार्ट है। सिस्टम डिजाइन में क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम फाइंड आउट हुआ है सिस्टम एनालिसिस में से, उस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं, या उस प्रॉब्लम को, उस एरर को हम लोग फिक्स करते हैं। ये पार्ट किसका है, सिस्टम डिजाइनिंग का पार्ट है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अ न्यू बिजनेस सिस्टम और रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम बाय डिफाइनिंग इट्स कंपोनेंट और मॉड्यूल्स टू सैटिस्फाई द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब, अगर हम लोग किसी नए सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं या पुराने वाले सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आया था, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, ये पार्ट हो जाएगा। जैसे प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, ये किसका पार्ट है, सिस्टम एनालिसिस का पार्ट है। सिस्टम डिजाइन में क्या करेंगे, उस एरर को हम लोग फिक्स करेंगे, इस एरर को हम लोग दूर करेंगे, है ना। ये सिस्टम डिजाइन का पार्ट हो गया। फिर लिखा हुआ सेकंड पॉइंट में, सिस्टम डिजाइन फोकसेस ऑन हाउ टू अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सिस्टम डिजाइन में हम लोग किस चीज पर फोकस करते हैं कि जो मेरा सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उस गोल को हम किस तरीके से अचीव करेंगे। समझ गए। जैसे हम कोई एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं, उसका मेन गोल क्या है, जो भी मेरे से स्टूडेंट जुड़ेगा, या हम यूं कहें कि जो भी कस्टमर जुड़ेगा, उसको बेटर सर्विस हम किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, इस चीज का, सारे चीज का डिस्कशन कहाँ पे होगा, सिस्टम एनालिसिस में होगा। समझ गए ना। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि सिस्टम डिजाइन में होगा, सॉरी। तो वही चीज लिखा हुआ है कि सिस्टम डिजाइन में हम लोग फोकस करते हैं, जो मेरा किसी भी सिस्टम का जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होगा, मेन गोल होगा, उसको हम किस तरीके से अकॉम्प्लिश करेंगे, किस तरीके से हम उसको अचीव करेंगे, इस चीजों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। कहाँ पे, सिस्टम डिजाइन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन मेनली फोकसेस ऑन। ठीक है, जो सिस्टम एनालिसिस डिजाइन है वो तीन चीजों के बारे में फोकस करता है। पहला चीज है सिस्टम, दूसरा चीज है प्रोसेस, तीसरा चीज है टेक्नोलॉजी। सिस्टम आप समझ चुके हैं। प्रोसेस मतलब क्या होता है, इंटरनल वर्क। सिस्टम का इंटरनल वर्क आपका प्रोसेस कहलाता है। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर में सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट फीड करते हैं, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद रिजल्ट दिखता है। तो प्रोसेसिंग जो क्या है, वो इंटरनल वर्क है किसी भी सिस्टम का। ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकता है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो सकता है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं 4 GB रैम की, 8 GB रैम की, तो क्या है, ये टेक्नोलॉजी है ना। टाइम टू टाइम वेरिएंट चेंज हो रहा है। आप लोग जनरेशन पढ़ चुके हैं कंप्यूटर का, समझ गए ना। उसमें कंप्यूटर जनरेशन में आप लोग पढ़े थे ना कि अलग अलग जनरेशन में अलग अलग चीज यूज हो रहा था। जैसे वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे थे, ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे, है ना। उसके बाद हम लोग
आईसी का यूज कर रहे हैं, आईसी के बाद VLSI यूज हो रहा है, फिर MLSI यूज हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी है, टाइम टू टाइम उसमें जो चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि सिस्टम एंड डिजाइन जो है वो मेनली 3 चीजों के बारे में फोकस करता है। पहला चीज है सिस्टम, सेकंड चीज है प्रोसेस, मतलब किस तरीके से उसको अकॉम्प्लिश कर रहा है, प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है उसका, और तीसरा नंबर चीज है टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर है सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड एक्टिविटीज, ये हम आपको बताए हुए थे कि सिस्टम जो होता है ना उसमें एक सिंगल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होता है, बहुत सारा एक्टिविटीज परफॉर्म होता है साइमल्टेनियसली। उस एक्टिविटीज को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट कॉर्ब कहते हैं। याद होगा, याद है ना सबको, पोस्ट कॉर्ब वर्ब बताए थे कि नहीं, पोस्ट कॉर्ब? यस सर, बताए थे सबको। हाँ, क्या उसका फुल फॉर्म था बताइए तो, पोस्ट कॉर्ब का? P स्टैंड फॉर कुछ ध्यान प्लानिंग। नहीं। पोस्ट कॉर्ब का फुल फॉर्म क्या था बताइए अंशु, क्लास तुम किए थे? सर स्टार्टिंग से सर पी प्लानिंग के लिए स्टैंड होता है। वेरी गुड, P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड फॉर, किसी के पास कॉपी और पेन है तो फटाफट नोट कीजिए, स्लाइड में नहीं दिया हुआ इसका मतलब, किसी के पास कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो फटाफट नोट कीजिए। पोस्ट कॉर्ब उसका फुल फॉर्म लिखिए, P और डैश लगा के लिखिए, प्लानिंग। लिख रहे हैं कि नहीं? क्या है प्लानिंग? पी से P पोस्ट स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, O stands for organizing, डी से सर S stands for staffing, S का मतलब होगा स्टाफिंग, S मतलब स्टाफिंग, D मतलब क्या होगा बताइए? D मतलब क्या होगा? डेवलपिंग, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग, डेवलपिंग नहीं, डायरेक्टिंग, D स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग। उसके बाद CO स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, CO स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, CO स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, और B स्टैंड फॉर बजटिंग, बजटिंग, B स्टैंड फॉर बजटिंग। अब चलिए वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है ये सब। लिख लिए, सबका हो गया ना, छोटा नहीं ना किसी का? यस सर, हो गया। चलिए, अब है P स्टैंड फॉर प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या है, इसमें लिखा हुआ है, अ सिस्टम माइट इन्वॉल्व वन और मोर और सेट ऑफ एक्टिविटीज इम्प्लाइड बाय द वर्ड पोस्ट कॉल। मतलब एक जो सिस्टम होता है वो एक सिंगल वर्क परफॉर्म नहीं करता है, एक मल्टीपल वर्क को वो परफॉर्म करता है, एक और एक से ज्यादा एक्टिविटीज सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, जिसमें जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट कॉल। P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, D डेवलपिंग, D डायरेक्टिंग, सॉरी, CO स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग, B स्टैंड फॉर बजटिंग। मतलब किसी भी सिस्टम में ये 5-6 एक्टिविटीज परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें वन बाय वन, सिस्टम हैज 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहला पॉइंट है सिस्टम मस्ट बी डिजाइन टू अचीव सम प्री डिफाइंड गोल और ऑब्जेक्टिव। कोई भी सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाता है तो उस सिस्टम का एक गोल या ऑब्जेक्टिव अपने ध्यान में रख के उस सिस्टम को डेवलप किया जाता है, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है देयर मस्ट बी इंटरडिपेंडेंस, इंटररिलेटेडनेस एंड म्यूचुअल कॉपरेशन अमॉन्ग्स्ट इट्स कंपोनेंट या सब सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर में इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होगी, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, और म्यूचुअल कॉपरेशन होगा। म्यूचुअल कॉपरेशन करने का मतलब कॉपरेट करने की भावना होगी, ठीक है। जैसे अगर किसी लोअर स्टाफ कोई कंपनी को ज्वाइन किया है, कोई सीनियर स्टाफ है, तो जब तक सीनियर स्टाफ लोअर स्टाफ को कॉपरेट नहीं करेगा तो कंपनी का जो मेन गोल है उसको हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। ये हुआ म्यूचुअल कॉपरेशन। नेक्स्ट नंबर, तीसरा नंबर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी सिस्टम का सब सिस्टम होगा तो सब सिस्टम को हम लोग लोअर प्रायोरिटी पे रखेंगे, है ना, और सिस्टम का जो मेन गोल है उसको हम लोग हायर प्रायोरिटी पे रखेंगे। इसका क्या मतलब होगा, कोई आदमी समझा सकते हैं तो समझाइए तो।
अगर किसी भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, तो उसमें बहुत सारा सब सिस्टम होगा, तो सब सिस्टम को हमेशा हम लोग लो प्रायोरिटी पे रखते हैं, और जो सिस्टम होता है मेन सिस्टम, उसको हम लोग हमेशा ही हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हम समझाए थे क्लास में, कोई आदमी बता सकते हैं? बताइए, कुमुद बताओ तो। सर जो मेरा मेन गोल है, जो दोनों सिस्टम को मिल के परफॉर्म करना है, वो मेरा सबसे ऊपर रहेगा, और बाकी जो शॉर्ट टर्म गोल है उसको शॉर्ट टर्म गोल पे उतना फोकस नहीं रखना है। जैसे एग्जांपल कोई बताओ, एग्जांपल। जैसे मैं सर आपने दिया था एग्जांपल कि जैसे यूनिवर्सिटी को चलाना है, तो किसी भी कॉलेज को चलाना है, तो उसका मेन फोकस ये रहेगा एजुकेशन को देना, एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूट करना, और बाकी आप सब सिस्टम जैसे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ये लोग का क्या गोल है उसको इग्नोर करना है, मतलब उतना प्रायोरिटी पे नहीं रखना है। यही हम बताए थे, यही हम बताए थे, लेकिन हम कुछ उसमें करेक्शन करके बताए थे। आप जो बता रहे एग्जैक्ट हम सेम वर्डिंग नहीं बताए थे। और कुछ सोच के बताइए दूसरा नंबर एग्जांपल, अगर आप समझ रहे हैं तो। अंशु बताओ, क्लास किए थे तुम भी। सर उसमें क्या था कि हम लोग को पैसा कमाना ये मेन गोल नहीं है, मेन गोल है कि हम लोग को ये बेटर नॉलेज प्रोवाइड करना। ठीक है, ये तो हम बताए, लेकिन जो अभी हम पॉइंट बता रहे हैं, किसी भी सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, उसको हायर प्रायोरिटी पे रखेंगे, और उसके सब सिस्टम को हम लोग हमेशा ही लोअर प्रायोरिटी पे रखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, अब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप तुरंत समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है ना, आपको ध्यान आ जाएगा, हम एग्जांपल भी दिए थे। जैसे अभी हम लोग बिहार में गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे टीचर्स वर्क कर रहे हैं। अब आप ध्यान अगर दिए होंगे तो एक टीचर ऐसे हैं जो बीपीएससी क्वालिफाई करके आए हुए हैं, दूसरे टीचर ऐसे हैं जिसको आप लोग शिक्षा मित्र कहते हैं ना। अब जो बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर है उनका सैलरी लाखों में है ना, 50,000 से अबव ही है ना, मैक्सिमम टीचर का, जो पुराने टीचर्स हैं। जो अभी तुरंत ज्वाइन किए हैं, जिसको आप लोग शिक्षा मित्र करें, उनका सैलरी कितना है? 25,000 30,000 ऐसे है। अब दोनों एक ही पोस्ट पे काम करें, लेकिन दोनों में वेरिएशन आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना? आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो शिक्षा का क्वालिटी है वो क्वालिटी काफी डिक्रीज कर जा रही है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को इस चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या फोकस करना चाहिए कि हम किस चीज को परफॉर्म करें, क्या हम करें, जो मेरे शिक्षा का जो मेरा मेन गोल है वो मेरा गोल अचीव हो जाए। मतलब जो ये वाला प्रॉब्लम है, जो सब सिस्टम का प्रॉब्लम है ना, पेमेंट में डिफरेंस वाला, गवर्नमेंट को उस चीज को सट आउट करना चाहिए, और जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना चाहिए। मतलब इसको लो प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? मेन फोकस वहीं पे कर रहा है, शिक्षा का स्तर गिरे चाहे कुछ हो, गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो यही पॉइंट ये कह रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट कर ये रहा है कि गवर्नमेंट का ये होना चाहिए रोल, क्या रोल होना चाहिए कि अगर एक ही पोस्ट पे कोई 2 पर्सन वर्क कर रहा है तो उसका सैलरी सेम ही रहना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए, है ना। लेकिन गवर्नमेंट वहां पे डिफ्रेंशिएट कर रहा है, जिसके कारण मेरा जो सिस्टम है उसका जो मेन गोल जो है मेरा शिक्षा को बढ़ावा देना, अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जा रही है। किसके कारण? किसके कारण? सब सिस्टम को हायर प्रायोरिटी पे रखने के कारण। समझ गए ना? तो गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि अगर सेम पोस्ट पे 2 पर्सन वर्क करा तो उसका सैलरी इक्वल कर देना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल कर देना चाहिए, ताकि वो भी मन लगा के पढ़ाए, और जो मेरा मेन गोल है ना, स्कूल का या कॉलेज का, उस गोल को अचीव कर पाए। मतलब अच्छे से अच्छा शिक्षा हम स्टूडेंट लोगों को पहुंचा पाए। ठीक है ना? इस पॉइंट का ये मतलब हुआ। सबको क्लियर है कि नहीं है? यस सर। चलिए, इस पॉइंट का यही मतलब हुआ, ध्यान रखिएगा इसको। भाई में ये क्वेश्चन पूछता है, प्लस फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट नंबर है एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम। मतलब सिस्टम कितने चीज से मिलके बना हुआ है। ये हम पिछले क्लास में भी आपको याद होगा, जब हम पढ़ा रहे थे इस फिगर को हम बताए हुए थे। एक सिस्टम के अंदर में मेनली 4 कंपोनेंट होता है। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, दोनों के बीच में प्रोसेसिंग होगा, फिर एक होता है फीडबैक, ठीक है, और एक कंट्रोल भी लगाया होता है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब क्या होता है बताइए? सर प्रोसेसिंग में कुछ डिसीजन मेकिंग पावर लगा देना। प्रोसेसर के ऊपर में कंट्रोल लगा दिया, इसका मतलब क्या है बताइए कुमुद, क्या मतलब है इसका?
कंट्रोल क्यों लगाया है? पूरा सन्नाटा छा गया जी। कंट्रोल क्यों लगाए हैं राकेश, बताओ, पिछला क्लास किए थे तुम भी। सर डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन लेने के लिए, जैसे हम आपको एग्जांपल भी दे रहे थे, अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो उसमें हम आपको एक एग्जांपल दे रहे थे कि अगर हम लोग लिख देते हैं एक लूप चला देते हैं, फॉर लूप चाहे व्हाइल लूप, कोई भी लूप चलाते हैं, उसमें लिख देते हैं आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, और इफ आई बराबर 5 कंटिन्यू, और लूप को फिर कंटिन्यू कर देते थे आई बराबर आई प्लस प्लस, ठीक है। उसमें क्या हो जा रहा था कि 1 से 4 तक प्रिंट कर रहा था, लेकिन 5 पे जब हम कंटिन्यू कर दिए तो 5 को वो स्किप कर जा रहा, फिर 6 से 10 तक मेरा प्रिंट हो रहा था। तो वहां पे हम क्या किए, लूप तो चला रहे हैं लेकिन लूप के ऊपर में हम एक कंट्रोल लगा दिए, एक लिमिटेशन लगा दिए, एक बाउंड, ठीक है ना, एक रूल लगा दिए कि अगर इस रूल को फॉलो कर गया तो उस पर आपको कंटिन्यू हो जाना है। या अगर हम लिख देंगे इफ आई बराबर 5 देन एग्जिट, तो क्या करेगा वो 4 तक प्रिंट करके, आप 5 जब भी आएगा तो 5 से पूरे प्रोग्राम से ही बाहर निकल जाएगा। समझ गए ना? तो ये एक लिमिटेशन लगा देना सिस्टम के ऊपर में, प्रोसेस के ऊपर में, कि अगर ऐसा कुछ होगा तो पूरे प्रोग्राम को इस तरफ मोड़ देना। जैसे आप लोग लिखते हैं ना, आप लोग अगर इवन नंबर के लिए प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या लिखते हैं कि इफ n बराबर n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट इवन एल्स ऑड। अगर कोई भी नंबर देते हैं, अगर 5 उसमें 2 से मॉडुलस की अगर 0 के इक्वल आ गया, अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर हम लोग उसको प्रिंट कर देते हैं क्या, इवन। अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो फिर क्या करता है, डायरेक्ट एल्स पार्ट में जंप कर जाता है। इसी चीज को तो हम बोल रहे हैं कंट्रोल लगा देना, प्रोसेसिंग के ऊपर में कुछ लिमिटेशन लगा देना कि अगर इस तरीके का वर्क आएगा तो ऐसे परफॉर्म होगा, इस तरीके का वर्क आएगा तो ऐसे परफॉर्म करना, इसी को हम लोग कंट्रोल बोलते हैं। इनपुट आप लोग समझ रहे हैं, मतलब सिस्टम के अंदर में कुछ भी चीज फीड कराना, ये इनपुट हो जाएगा। आउटपुट समझ रहे हैं कि आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी रिजल्ट हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। ये फीडबैक क्या है, फीडबैक क्यों इंपोर्टेंट होता है, बताइए इसके बारे में। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक क्यों जरूरी है किसी भी सिस्टम का? क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए। फीडबैक जरूरी है सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए, चलिए सही है। फीडबैक का काम ये होता है, जैसे आप लोग कुछ भी चीज परचेज करते हैं तो देखते हैं फीडबैक का मैसेज आ जाता है, जिसमें आप कस्टमर जो भी रहता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, ठीक है ना, कि आप इस चीज से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, जो सर्विस आपको मिल रहा है उस चीज से सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो फिर 3-4 ऑप्शन आ जाता है आपके सामने में। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो नहीं, ऑफलाइन करते हैं तो आपके फॉर्म में फिर से 3-4 ऑप्शन दिया रहता है कि आप किस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है ना। जो आपसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपसे अच्छे से बिहेव किया कि नहीं, आपको ये किया कि नहीं, 3-4-5-6 कॉलम आ जाता है, उसको आप लोग फिर फिलअप करके सबमिट कर देते हैं कंपनी को। कंपनी क्या करता है, फिर से एक सर्वे कराता है, देखता है कि उस सर्वे में किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, मतलब कौन सा पॉइंट मेरा सबसे डल रहा है। जो पॉइंट डल होता है वो क्या करता है, उसको इम्प्रूव कर देता है ताकि कस्टमर के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा बन जाए। तो ये आपका होता है फीडबैक, ठीक है ना। फीडबैक जरूरी होता है किसके लिए, कंपनी के परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए फीडबैक जरूरी है। यही फीडबैक है आपका। नेक्स्ट नंबर आपका इसमें लिखा हुआ है बाउंड्री एंड इंटरफेसेस। बाउंड्री मतलब क्या होता है, लिमिटेशन। जैसे कोई भी सिस्टम डेवलप कीजिएगा ना, उसका एक लिमिटेशन होगा। लिमिटेशन कहने का मतलब, जैसे एक ऐसा केस आएगा जिसमें वो सिस्टम आपका फेल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे देखिए आप, जैसे आप पहले चल रहा था कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सपी चल रहा था, फिर बीच में विस्टा आया, आप लोग जानते हैं इस चीज को, फिर विंडो 8 आया, फिर 8.1 आया, फिर 10 आया। तो इनहांस काहे हुआ, काहे इंप्रूवमेंट आया, कि सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा तभी ना आया होगा, या टेक्नोलॉजी चेंज होते चला गया तो इसमें भी इंप्रूवमेंट होते चला गया, है ना। तो आप कोई भी सिस्टम डेवलप करेंगे ना, कोई भी सिस्टम आप डेवलप करेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप करेंगे, तो सॉफ्टवेयर का एक लिमिटेशन होगा। लिमिटेशन कहने का मतलब कि 2 GB रैम के ऊपर में नहीं चलेगा, इसके लिए मिनिमम 4 GB का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए, मिनिमम i5 इसकी होनी चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये उसका बाउंड्री हो गया, लिमिटेशन हो गया। और इंटरफेस, इंटरफेस मतलब क्या हो गया, कस्टमर जहां पे इंटरेक्ट करेगा उस सॉफ्टवेयर से, वो आपका कैसा डिजाइनिंग किया हुआ, उस चीज को हम लोग कहते हैं इंटरफेस। जैसे अभी आपको दिख रहा है, आपके सामने एक स्लाइड खोल के दिख रहा है, तो ये किसका इंटरफेस है, पावर पॉइंट का इंटरफेस है। पावर पॉइंट जब भी आप खोलेंगे तो आपको इसी फॉर्मेट में दिखेगा, है ना, जहाँ पे फाइल होगा, होम होगा, इंसर्ट होगा, डिजाइन होगा, ट्रांजिशन होगा। ये इंटरफेस चाहे तो आप हमारे सिस्टम पे खोलिए, चाहे तो आप दूसरे के सिस्टम पे खोलिए, ये ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ठीक है ना। तो इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस एक प्लेटफॉर्म है जहां पे मेरा कस्टमर और जो सॉफ्टवेयर है एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है,
क्लियर है? इंटरफेस क्या है? इंटरफेस एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कस्टमर सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरेक्ट करता है। क्लियर? सबको कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? कि दिक्कत है बताइए? बाउंड्रीज सर, क्या बाउंड्रीज? बाउंड्री मतलब होता है लिमिटेशन। अभी ना हम बता रहे थे, बाउंड्री मतलब होता है लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन मतलब हुआ कि कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे वो सिस्टम फेल कर जाएगा। ठीक है, उसका बाउंड्री डिसाइड कर देना। बाउंड्री मतलब लिमिटेशन। जैसे दायरा, जैसे तुम लोग कॉलेज में पढ़ने आते हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, अगर उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? क्लास से आउट कर दिया जाता है। जैसे बहुत सारा स्टूडेंट कभी ड्रेस कोड में नहीं आता है, उसको क्लास करने की परमिशन नहीं मिलता है, तो कुछ बाउंड्री लगाया हुआ है ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स किया हुआ है ना। अगर उस रूल्स एंड रेगुलेशन को आप लोग फॉलो नहीं कीजिएगा तो फिर क्या होगा? आप क्लास से आउट हो जाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से सिस्टम में भी होता है, सॉफ्टवेयर में भी होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, बहुत सारा सॉफ्टवेयर, उसमें लिमिटेशन लगाया हुआ है कि अगर आपका रैम 1 GB से कम है, 2 GB से कम है तो ये सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा। जैसे गेमिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत सारा गेमिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें रहता है ना ग्राफिक्स मिनिमम 2 GB चाहिए, रहता है ना, ग्राफिक्स इतना चाहिए तभी रन करेगा, नहीं तो अच्छे से रन नहीं करेगा, आपका सिस्टम करप्ट कर जाएगा, है ना। उसी चीज को हम लोग बाउंड्री कहते हैं, लिमिटेशन कहते हैं, जो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम की। समझे? नेक्स्ट नंबर, चलिए नेक्स्ट नंबर स्लाइड में दिया हुआ है, द मेन एम ऑफ अ सिस्टम इज टू प्रोड्यूस एन आउटपुट विच इज यूजफुल फॉर इट्स यूजर। अच्छा, उसी चीज को ये एक्सप्लेन कर रहा है ना, कि आउटपुट क्या होता है। फिर लिखा हुआ इनपुट्स आर इंफॉर्मेशन दैट एंटर्स इनटू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग किसी भी सिस्टम के अंदर में प्रोसेसिंग के लिए इंटर करते हैं। ठीक है, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट मेरा फाइनल रिजल्ट होता है जो आफ्टर प्रोसेसिंग यूजर को अचीव होता है, ये मेरा आउटपुट हो गया। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर क्या होता है? अभी हम आपको बताया प्रोसेसिंग क्या है, इंटरनल वर्क है किसी भी सिस्टम का, समझ गए ना। जैसे आप 2+2 इंटर करते हैं सिस्टम के अंदर में तो रिजल्ट आता है ना 4, ठीक है, तो वो कहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ? सिस्टम के किस पार्ट में प्रोसेसिंग होता है बताइए? आपको हम पढ़ाए थे आर्किटेक्चर में, कहाँ पे? प्रोसेसर में सर। प्रोसेसर में प्रोसेस हो जाएगा, कहाँ पे होगा बताओ तो, कोई कुमुद बताओ तो। प्रोसेसिंग, मैथमेटिकल प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है सिस्टम के किस पार्ट में? अर्थमेटिकल लॉजिक, ALU। ALU में परफॉर्म होगा। ALU में भी हम बताए थे सीपीयू में 3 पार्ट होता है ना। कौन कौन सा पार्ट होता है कुमुद बताओ तो? सीपीयू में 3 पार्ट होता है ना मेनली, कौन कौन सा पार्ट है? एक इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। मार देंगे एक झापर अभी हम, उल्टा पुल्टा कुछ। सर सीयू होता है, अर्थमेटिक होता है, हाँ, रजिस्टर। सीपीयू का 3 पार्ट होता है, सुनो ध्यान से, हम सब पढ़ाए हुए हैं। में मेनली 3 पार्ट होता है। एक होता है ALU, है ना, जिसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल पार्ट को परफॉर्म किया है। दूसरा कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आपको काम करना है। और तीसरा चीज होता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है? इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करता है। हम नहीं बताए हैं? कुमुद बताए थे कि नहीं? यस सर, बताया। हाँ, सीपीयू के अंदर में मेनली 3 कंपोनेंट होता है। ALU का काम क्या है? अर्थमेटिकल और लॉजिक वर्क को परफॉर्म करना है। दूसरा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? कंट्रोल यूनिट का काम है डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तीसरा नंबर है रजिस्टर। रजिस्टर का क्या काम है? इंटरमीडिएट डेटा को होल्ड करना। जैसे कंट्रोल पेस्ट करते हो ना, तो वो जो डेटा है जब तक कंट्रोल C करते हो, है ना, तो कॉपी होके कहाँ पे स्टोर रहता है? क्या कहते हैं उसको? कौन सा मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे स्टोर रहता है वो? रजिस्टर। रजिस्टर में तो रहता है, रजिस्टर स्टोर करता है, उसको हम कहते हैं क्लिप बोर्ड। बताएं कभी हम क्लिप बोर्ड? जब कंट्रोल C करते हो ना, कंट्रोल C जब करते हो, जब तक पेस्ट नहीं करते हो तब तक किसी एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर रहेगा ना डेटा आपका। जिस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर रहता है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्लिप बोर्ड। ठीक है, और किस हार्डवेयर में स्टोर रहता है तो हम कहेंगे रजिस्टर में स्टोर रहता है। नहीं समझे? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर है प्रोसेसर। प्रोसेसर मतलब क्या है? एक्चुअल इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे होता है? मतलब इनपुट आउटपुट में जहाँ कन्वर्ट होता है ना, ये इंटरनल वर्क होता है सिस्टम का, वो प्रोसेसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर है कंट्रोल। कंट्रोल आपको हम बता दिए, कंट्रोल क्या है? डिसीजन मेकिंग सब सिस्टम है ना, जहाँ पे जो भी इनपुट आएगा उसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे? एक डिसीजन मेकिंग कंट्रोल सिस्टम लगा देंगे, है ना, कि अगर ऐसा वर्क आएगा तो इस तरीके से परफॉर्म करना है।
जैसे अगर हम लगाते हैं ना कंडीशन कि अगर n में 2 से मॉडुलस करेंगे, अगर 0 आ गया तो फिर आपको रिजल्ट क्या प्रोसीड करना है, इवन, और नहीं तो क्या प्रोसीड करना है, ऑड, उसको हम लोग कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। फीडबैक, फीडबैक क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, एक रूटीन प्रोसेस होता है। ठीक है, फीडबैक क्या होता है, एक रूटीन प्रोसेस होता है जो किसी भी सिस्टम के परफॉर्मेंस को इनकरेज करता है। देखिए सेकंड नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, पॉजिटिव फीडबैक इज रूटीन इन नेचर दैट इनकरेजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक इज इंफॉर्मेशनल इन नेचर दैट प्रोवाइड्स द कंट्रोलर विथ इंफॉर्मेशन फॉर एक्शन। मतलब अगर हम लोग पॉजिटिव फीडबैक करेंगे तो सिस्टम की क्वालिटी जो है वो इनकरेज होता है ना, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और अगर हम निगेटिव फीडबैक डालते हैं तो फिर क्या होता है, निगेटिव फीडबैक मतलब आप उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लीजिए, उस चीज को आप इम्प्रूव कीजिए, है ना, ये फीडबैक हुआ। नेक्स्ट नंबर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है जी, बताओ ना। लास्ट नंबर पढ़िए, लास्ट पॉइंट, इट डिटरमाइंस हाउ अ सिस्टम मस्ट फंक्शन। मतलब इन्वायरमेंट क्या बताता है, देखिए लास्ट पॉइंट पढ़िए, इट डिटरमाइंस हाउ अ सिस्टम मस्ट फंक्शन। फॉर एग्जांपल वेंडर्स एंड कंपटीटर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल environment may provide constraint that affect the actual performance of the business। इसका क्या मतलब हुआ बताइए तो कुमोद। सुन रहे हैं मेरा आवाज, ये लास्ट पॉइंट का क्या मतलब हुआ बताइए जल्दी से। नहीं पता, अच्छा हमको एक छोटा सा बात बता दीजिए, नहीं पता था आपको बोलना चाहिए कि नहीं पता। एक छोटा सा बात बताइए कि किसी कंपनी के अंदर में वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा, इंटरनल इन्वायरमेंट, उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, हाँ सर करेगा। करेगा। इसका क्या मतलब क्या हुआ, किस तरीके से इफेक्ट करेगा। अगर इन्वायरमेंट वहाँ का अच्छा है तो जो कैपेबिलिटीज है हर एक एम्प्लॉय की बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगा। बढ़ेगी। तो इन्वायरमेंट मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंट मतलब क्या हुआ, सराउंडिंग्स। क्या क्या, ये सब कॉमन बात है, तुम लोग जानते भी होगे। इन्वायरमेंट तो क्या हुआ, तो साउंडिंग। यस सर। कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना सर। देखिए हम सिस्टम में आपको 2-3 बातों के बारे में बताए थे। पहला चीज बताए थे ना, इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस बताए थे ना। अगर मान लीजिए कि एक स्टाफ दूसरे स्टाफ को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं ना, किसी भी वर्क में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो जो मेरा मेन गोल होगा उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे कंपनी का, कंपनी के अंदर में। जैसे मान लीजिए जो सीनियर स्टाफ है, कोई स्टाफ अभी तुरंत ज्वाइन किया, उसको कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जो सीनियर स्टाफ है वो बताने से डिनाई करा, कहा कि हम नहीं बताएंगे इसको, समझ गए ना। तो वर्क अच्छा परफॉर्म होगा, खराब परफॉर्म होगा, खराब परफॉर्म होगा। खराब परफॉर्म होगा ना। इन्वायरमेंट मतलब क्या हुआ, अरे गधा इसमें पढ़ो ना, देखो ना क्या लिखा हुआ है। सिस्टम का फंक्शनिंग किस तरीके से होगा ये कौन डिसाइड करता है, एनवायरनमेंट डिसाइड करता है, समझ गए ना। फंक्शनिंग, फंक्शनिंग अच्छा है कि बुरा है ना, ये कौन डिसाइड करेगा, एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा किसी भी सिस्टम में, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट पढ़िए, देखिए इट डिटरमाइंस हाउ अ सिस्टम must function. For example, vendor and competitors of organizational environment may provide constraints that affect the actual performance of the business, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पढ़िए, बाउंड्रीज एंड इंटरफेस। बाउंड्रीज इंटरफेस मतलब हम बता चुके हैं आपको, बाउंड्रीज मतलब क्या होता है, लिमिटेशन होता है, और इंटरफेस मतलब क्या होता है, इंटरफेस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कस्टमर अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरेक्ट करता है, उसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है टाइप्स ऑफ अ सिस्टम। समझ में आया कि नहीं आया जी, हम बढ़ाते जा रहे हैं। बाउंड्रीज इंटरफेस क्लियर हुआ, बाउंड्री मतलब क्या हुआ, लिमिटेशन हुआ। इंटरफेस मतलब, इंटरफेस क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेरा कस्टमर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है कि नहीं,
से पूरा ब्लैक हो गया। अभी स्क्रीन ब्लैंक हो गया सर। अब आ गया सर। ठीक है, बाउंड्रीज इंटरफेसेस मतलब क्या हुआ? बाउंड्रीज मतलब हुआ लिमिटेशन, ठीक है ना। बाउंड्रीज मतलब हुआ लिमिटेशन। लिमिटेशन का क्या मतलब है कि उसका दायरा कहाँ तक होगा, समझ गए ना। ऐसा कौन सा केस आएगा जहां पर मेरा सिस्टम फेल्योर हो जाएगा, फेल हो जाएगा, उसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं। और इंटरफेस का क्या मतलब हुआ? इंटरफेस मतलब हुआ एक प्लेटफॉर्म जहां पे मेरा सिस्टम, इंटरफेस मतलब क्या हुआ कि मेरा सिस्टम जहां पे, बताइए इंटरफेस मतलब क्या हुआ? प्लेटफॉर्म हुआ जहां पे बोलो, इंटरफेस क्या हुआ? इंटरफेस प्लेटफॉर्म हुआ जहां पे कस्टमर इंटरेक्ट करता है किसके साथ? सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत बताइए। नो सर। नो सर। अरे बोलो ना जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। तुम लोग कुछ बिहेवियर नहीं कर रहे हैं कि हाँ सर ना सर। पिछले दिन हम बोले थे कि थोड़ा सा पढ़ के रहना, तुम लोग पढ़े भी नहीं होगे। टाइप्स ऑफ अ सिस्टम नेक्स्ट नंबर है ना। इसमें 3 तरीके का सिस्टम है, फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है, फिर है ओपन और क्लोज सिस्टम, नेक्स्ट है मैन मेड सिस्टम। इसको हम नहीं बता रहे हैं अभी, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस स्लाइड को हम लोग भेज देंगे, हम आपको भेज देंगे। आज का जो होमवर्क है देखिए लास्ट में दिया हुआ है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम, इलेबोरेट। इसको एक्सप्लेन करना है, पहला नंबर क्वेश्चन अपने कॉपी में एक्सप्लेन कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर है एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स टर्म सिस्टम एनालिसिस, मतलब सिस्टम एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख लेना है। थर्ड नंबर है हाउ फार इन योर ओपिनियन इज द सिस्टम कंसेप्ट रिलेवेंट टू डे प्रॉब्लम और एक्टिविटीज, गिव अ डिटेल्ड आंसर विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये 3 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ये नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे आपसे कि बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है। और हम टाइप्स ऑफ सिस्टम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा देंगे। फिलहाल हम आपको दोनों स्लाइड, पहला स्लाइड दूसरा स्लाइड भेज देंगे, है ना। जो आदमी क्लास नहीं किए होंगे, जो आदमी का क्लास छूट गया, वो इस चीज को नोट कर लीजिएगा और टाइप्स ऑफ सिस्टम को अपने बुक में से थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा। देखो अगर हम वन साइडेड बोलेंगे ना तो फिर बहुत बोरिंग लगेगा। जहां पे जो चीज पूछा जाए उस चीज का आंसर भी किया कीजिए, है ना। जो चीज हम पूछ रहे हैं उस चीज को बताइए, नहीं बताइएगा ना तो फिर बहुत बोरिंग लगेगा ये सब्जेक्ट, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये, समझ गए। इसीलिए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सा इसमें पढ़ के रहिए। जैसे टाइप्स ऑफ सिस्टम अगले क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग क्या कीजिए कि जो बुक्स आपके पास मिला हुआ है उसमें एक्सप्लेन काफी अच्छे से किया हुआ है ना, एग्जाम्पल दे के किया हुआ है, तो वहां से थोड़ा सा पढ़ के रहिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ गए ना, इतना करके रहिएगा अगले क्लास में, तब आपको और समझ में आएगा। ऐसे कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। ये जो स्लाइड है ना, ये ग्रुप में हम भेज देंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसे नोट कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। राघव सुन रहे हो ना? यस सर। सर। चलिए हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, आप लोग नोट करके रहिएगा अगले क्लास तक, और थोड़ा बहुत पढ़ के रहिएगा, नहीं तो फिर बहुत बोरिंग हो जाएगा, है ना। चलिए आप लोग ज्वाइन रहिएगा, सेकंड क्लास होगा।